क्लास में हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स का प्रिपरेशन, यानी कार्बोहाइड्रेट्स हम कैसे बना सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए तो आपको बता दिए थे कि कार्बोहाइड्रेट्स आराम से हम ऐसे ऐसे बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। अब कहा जाता है ब्रदर कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मतलब हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण कैसे करेंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है और यहाँ पर कुछ और उससे रिलेटेड बातचीत। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सैकेराइड्स, सैकरोन एंड शुगर। देखिए जैसे कि आपको पता है कि आपका कोई कार्बोहाइड्रेट्स जो यहाँ पे लिखे थे, ये कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग किस नाम से जानते थे? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में इस शब्द का एप्लीकेशन किया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का, जिसमें से कार्बो यहाँ से उठाया गया और हाइड्रेट्स यहाँ से, ये दोनों को मिला करके कार्बोहाइड्रेट्स बना दिए गए। अब यहाँ पे कहे जाते हैं क्या चीज कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको कहा जाता है कि ये सैकेराइड्स होते हैं। ये क्या होता है? सैकेराइड्स होते हैं। अब ये सैकेराइड शब्द कहने का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स शब्द को हम सैकेराइड शब्द से तुलना करेंगे, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उसको हम सैकेराइड्स बोलेंगे। लेकिन बात यहाँ पर है कि सैकेराइड्स को हम लोग इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं जिसको कहा जाता है क्या चीज? सैकेरॉन। इसको क्या बोला जाता है? सैकेरॉन। यानी सैकेराइड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये सैकेरॉन शब्द से उत्पत्ति किया गया है, और ये सैकेरॉन को हम लोग शुगर भी कहते हैं। शुगर यानी कि चीनी। तो शुगर से सैकेरॉन तैयार हुआ और सैकेरॉन से सैकेराइड तैयार हुआ और सैकेराइड को एक और नाम दिया गया कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए कोई आपसे पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट्स किस शब्द से बने हैं, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। सैकेराइड शब्द किस शब्द से बने हुए हैं, तो ये सैकेरॉन शब्द से बना हुआ है। सैकेरॉन का मतलब क्या होता है? शुगर मतलब चीनी। तो चीनी आपके पास ये मीठा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी आपका मीठा होंगे, सैकेराइड्स भी मीठा होंगे। यानी कहने का मतलब कि जिस प्रकार से आप जानते हैं कि C12H22O11 यहाँ पर उपस्थित होता है, तो ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, CHH2O के रूप में ये एग्जिस्ट करता है। अब देखिए यानी साफ साफ शब्दों में ये बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम सैकेराइड्स है। सैकेराइड्स शब्द का निर्माण सैकेरॉन से हुआ है। सैकेरॉन कहने का मतलब शुगर होता है। अब कहा जाता है भैया कि कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, यानी 3 टाइप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 पार्ट में बांट दिए हैं। हम नहीं, ये तो खानदानी आ रहा है, समझ गए ना, केमिस्ट्री जगत में। अब किस आधार पे बांटा गया भैया? तो देयर बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस, यानी कि जल अपघटन के माध्यम से कुछ ऐसे भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स थे जिसको जल में डाला गया। जल में डालने के बाद पता चल रहा है कि कोई थेथर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, बेचारा टूटे के नाम ही नहीं ले रहा है, उसको कह दिया मोनोसैकेराइड्स। यानी कि पानी में डालिए या उसको कहीं और चीज में डाल दीजिए, समझ गए, वो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। यानी कि टूटवो करेगा तो एक मोनोमर में, एक कह सकते हैं यूनिट में, उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? मोनोसैकेराइड्स। अब देखिए ये मोनोसैकेराइड्स का हिंदी मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स का हिंदी ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स का हिंदी पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स को मोनो कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं, ओलिगो कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं, पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए मोनोसैकेराइड्स कहने का मतलब इससे पता चल रहा है, मोनो शब्द, मोनो मतलब ओनली वन, एक होता है। यानी कहने का मतलब कि वैसा सैकेराइड्स जो केवल और केवल एक ही रूप में एग्जिस्ट करता हो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स। यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड्स यानी कि वैसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसको जल में डाला गया तो उसमें 2 से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड्स प्राप्त हुए। यानी कि
जब किसी कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम पानी में डालते हैं तो उसमें हमको 2 से लेकर 10 तक, ये याद रखना ओलिगोसेकेराइड्स में कि 2 से लेकर के 10 तक ही होंगे, कहाँ तक, ओलिगोसेकेराइड्स के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अब एक आता है आपके पास पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में कहा जाता है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स था ये कि जब इसको जल में डाला गया तो लार्ज नंबर में हमारे पास मोनोसेकेराइड्स प्राप्त होते गए। अब जब लार्ज नंबर में मोनोसेकेराइड्स मतलब 50, 100, 200, 300 इस तरीका से, तो इसको बोल दिया गया क्या चीज कि ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। नेक्स्ट क्लास मोनोसेकेराइड्स के बारे में यही बात बताया है कि वैसा हमारे पास कोई कार्बोहाइड्रेट्स हो जिसको हम हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से गुजारते हैं। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कहने का मतलब कि इसको हम H2O में डालते हो और H2O में डालने के बाद जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। यानी कि जल अपघटन जिसको कह सकते हैं हम लोग कि जल में डालें, जैसे मान लीजिए कोई चीनी हमारे पास है जिसको हम जल में डालते हैं तो वो टूट जाता है, और चीनी जब जल में टूटता है तो 2 चीज का निर्माण करता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। समझ गए। देखिए चीनी जब आप पानी में घोलते होंगे तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि ग्लूकोज जो है वो आपका मीठा जैसा उसका स्वाद लगता है, लेकिन एक ग्रीन टाइप का या पीला टाइप का देखिएगा शरबत में कुछ नजर आने लगता है, हल्का सा, हल्का या ग्रीन हो या तो पीला नजर आने लगता है, तो वो होता है आपका फ्रुक्टोज। यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से आपका चीनी बना है, और चीनी को जैसे ही आप जल में डालते हैं शरबत घोरने के लिए तो उसमें आपका अलग अलग हो जाता है क्या चीज, ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज। अभी ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों एक जैसे लगेंगे, लेकिन आगे चल करके कुछ उसका स्ट्रक्चर अलग अलग बनते हैं। देखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स को यदि हम मान लिया जाए कि इसको हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के अनुसार तोड़ते हैं तो ये टूटने के बाद कहा जाता है कि ये कितना सेकेराइड्स बनाता है, 1 मोनोसेकेराइड्स। यानी कहने का मतलब ये टूटने का नाम नहीं लेता है, यानी एक अपने आप में ये हो जाता है क्या चीज, स्टेबल। जैसे ही डालोगे कितना भी टूटेगा, अकेले अकेले अपना ही रहता है ये, तो अपने आप में ये स्टेबल होने के कारण उस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स को हम कह देते हैं क्या चीज, मोनोसेकेराइड्स। अब देखिए ओलिगो में मिलेगा और पॉली में मिलेंगे, ये दोनों में मिलेंगे। लिखा है एकरा, लिख लिए, चलिए नीचे लिखिएगा इसके बारे में नोट में एक पॉइंट। मोनोसेकेराइड्स को हिंदी में लिख लो। मोनोसेकेराइड्स को साधारण कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में जानते हैं। इसका सूत्र CH2O होता है, CH2ON होता है, CH2ON होता है। जितना तुम N का वैल्यू लोगे ये बनते चला जाएगा C2H4। अगर यहाँ पे मान लो कि N बराबर 2 लिए हैं तो C2H4 क्या बना देगा, O2। अगर मान लो हम 3 लेते हैं तो यहाँ पर क्या बना देगा, C3H 3 दूनी 6, और यहाँ पर क्या बना देगा, O3। यहाँ पर बताइए अगर C4 लेते हैं तो यहाँ पर क्या बना देगा, 8, और यहाँ पर आपका O3 O4 4। अगर 4 लेते हैं तो ये 2 लेते हैं तो ये 3 लेते हैं तो ये, और 4 लेते हैं तो ये बना। हाँ, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स बनाने का नियम भी देख लिए थे कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनाते हैं, ग्लूकोज
बनता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के तहत पेड़ पौधा में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्लोरोफिल तथा सनलाइट के उपस्थिति में आपका एक नया कंपाउंड बनता था जिसको हम बोलते थे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब उसके बाद कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के मुख्य रूप से बांटे जाते हैं, 3 प्रकार। एक होता है मोनोसेकेराइड्स, एक होता है ओलिगोसेकेराइड्स और एक होता है पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स वैसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसको जल में आप डालते हैं तो नहीं टूटता है, मतलब ना के बराबर टूटता है, एक में टूटता है, एक सेकेराइड्स में टूटता है, एक मॉलिक्यूल में टूटता है, वो भी नहीं टूट सकता है। यानी कहने का मतलब कि हमारे पास वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसको जल में डालें और सिर्फ एक ही कार्बोहाइड्रेट्स में टूटता हो, यानी अपने आप नहीं रह जाता हो, उसे हम क्या मानते थे? मोनोसेकेराइड्स। अब मोनोसेकेराइड्स के बाद दूसरा नंबर में आता है आपके पास ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगो, जब भी आपको बात करें ओलिगोसेकेराइड्स, तो ये ओलिगो कहने का मतलब होता है ए फ्यू। जैसे मूवी वगैरह में देखते हैं लिखता है ए फ्यू मोमेंट लेटर, कहता है ना, ए फ्यू मोमेंट लेटर कहने का मतलब कुछ समय के बाद, यानी कि यहाँ पर कुछ मात्रा में बताया जाता है। ओलिगो कहने का मतलब कुछ, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ओलिगोसेकेराइड्स वैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसको जलीय विलयन में या जल में डाले हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के तहत गुजारा जाता है। वैसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम जल अपघटन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो कहा जाता है कि मुख्य रूप से आपको 2 से 10 के बीच में ही मॉलिक्यूल मोनोसेकेराइड्स के रूप में प्राप्त होते हैं। और वो भी मोनोसेकेराइड्स कैसा होगा? इक्वल होगा या तो डिफरेंट होगा, या तो बराबर में आ जाए या तो अलग अलग में आ जाए। ये तो बराबर अलग ऐसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट और इक्वल हो सकते हैं। यानी कि वैसा कार्बोहाइड्रेट्स कोई हमारे पास है जिसको जल में डाले और जल में डालने के बाद पता चल रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स 3 मोनोसेकेराइड्स के रूप में अलग अलग टूट चुका है, तो इस कार्बोहाइड्रेट्स का नाम क्या हो जाएगा? ओलिगोसेकेराइड्स। यानी कि ओलिगोसेकेराइड्स एक प्रकार का है। इस ओलिगोसेकेराइड्स में अगर 3 इसका मोनोमर बनता है, यानी कि मोनोमर करने का मतलब मोनोसेकेराइड्स बनते हैं, तो 3 मोनोसेकेराइड बनने का मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? ट्राइसेकेराइड्स के रूप में जाना जाएगा। फिर यहाँ पर कहा जाता है कि नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स टू 10। इसका मतलब है कि अगर ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट्स हो जो सिर्फ 2 से 10 के रूप में टूटे, 10 अणु के रूप में टूटता है, 10 अणु मोनोसेकेराइड्स के रूप में टूटते हैं, 2 से लेकर के 10 तक के, तभी उसको हम ओलिगोसेकेराइड्स के रूप में जानेंगे। यानी कि कहने का मतलब साफ साफ कि मोनोसेकेराइड्स में सिर्फ एक अणु में टूटता है और ओलिगोसेकेराइड्स में सिर्फ 2 से लेकर के 10 तक के ही निश्चित कर दिया गया है, इससे ज्यादा हम आगे नहीं जा सकते। अब कहा जाता है आपके पास कि अगर मान लिया जाए कि कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स है आपके पास जो जलीय अपघटन करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करवाते हैं और उससे 2 डिफरेंट या इक्वल आपको मोनोसेकेराइड्स प्राप्त होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहेंगे? डाइसेकेराइड्स, या फिर कहा जाता है डाई ओलिगोसेकेराइड्स, क्योंकि ओलिगोसेकेराइड के ही ये सब प्रकार आ रहे हैं, तो ये सब ओलिगोसेकेराइड का प्रकार आ रहा है, इसीलिए इसको हम कह देते हैं डाई ओलिगोसेकेराइड्स, ट्राई ओलिगोसेकेराइड्स, टेट्रा ओलिगोसेकेराइड्स, या तो फिर शॉर्टकट में ऐसे भी बोल देते हैं डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका। यानी कि 2 से लेकर के कहां तक के आपका मोनोसेकेराइड्स प्राप्त होते हैं? 10 तक। तो बस इतना ही याद रखना है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ओलिगोसेकेराइड्स को जब हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा गुजारा जाता है तो इसमें अणु मोनोसेकेराइड कितना टूटता है? 2 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 100 से 4000। अब आपको समझना होगा कि ओलिगोसेकेराइड्स में कितना बताया गया था? 2 से 10। अब देखा यहाँ पर आपके पास बताया गया है क्या? ताला कहाँ पे?
होता है और यहाँ पर ग्लाइकोल होता है। यानी कि ओलिगोसेकेराइड्स के रूप में ये सब आपके पास ऐसे सेकेराइड्स हैं जिसको यदि आप जल में डालिएगा या तो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से गुजारिएगा तो हो सकता है कि इसमें आपका मोनोसेकेराइड्स प्राप्त हो, इसमें 2 मोनोसेकेराइड्स प्राप्त हो, इसमें 2 मोनोसेकेराइड्स प्राप्त हो, इसमें 3 मोनोसेकेराइड्स प्राप्त हो, इसमें आपका 4-5 ऐसे मोनोसेकेराइड्स प्राप्त हो। यानी कहने का मतलब ये सब पॉलीसेकेराइड्स के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आपके पास डाइसेकेराइड्स की बात करता है तो डाइसेकेराइड को हम लोग यहाँ पे डाई ओलिगोसेकेराइड के नाम से भी जानते हैं। और डाई ओलिगोसेकेराइड जो आपके पास होता है इसको हम कैसे जानेंगे? तो देखा जाए कार्बोहाइड्रेट्स को यदि कोई ऐसा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हो जिसको हम हाइड्रोलाइसिस से गुजारते हैं यानी कि जल अपघटन से गुजारते हैं तो कितना मॉलिक्यूल के रूप में प्राप्त होगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ इक्वल एंड डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स। यानी कि आपके पास कहा जाता है कि वैसा कोई कार्बोहाइड्रेट्स जिसको जल में डालते हैं तो समान या भिन्न आपको अलग अलग मोनोसेकेराइड्स 2 प्राप्त होता है, उसे हम क्या कह देते हैं? डाइसेकेराइड्स। अब इसी को ट्राइसेकेराइड्स के रूप में भी देख सकते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन बस वही रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ इक्वल एंड डिफरेंट इज कॉल्ड ट्राइसेकेराइड्स। बस यहाँ पर 3 लिख देना है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 मॉलिक्यूल, यहाँ पे ट्राइसेकेराइड्स। यहाँ पर देखेंगे टेट्रासेकेराइड दिया हुआ है तो टेट्रासेकेराइड में क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका 4 मॉलिक्यूल ऑफ इक्वल एंड डिफरेंट इज कॉल्ड 4 मॉलिक्यूल ऑफ इक्वल एंड डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स, इसको हम क्या कहेंगे? टेट्रासेकेराइड कहेंगे। इसी प्रकार से अगर आपके पास पॉली आता है तो पॉली कहने का मतलब क्या होता है? बहुत, यानी कि हमारे पास ज्यादा। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिख देंगे, पॉली मॉलिक्यूल्स ऑफ इक्वल एंड डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स। यानी कि पॉली मतलब बहुत होता है तो बहुत अणु मोनोसेकेराइड्स के रूप में टूटता है, उसे हम क्या चीज कहते हैं? आपका पॉलीसेकेराइड। अब सब सेम है, डिफिनेशन तो ऐसा ही बनते चला जाएगा। इसका हिंदी वाला भी डिफिनेशन वैसा ही हो जाएगा कि वैसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसे हाइड्रोलाइसिस करने पर समान या भिन्न 2 मोनोसेकेराइड्स प्राप्त होते हैं। यानी कि 2 के जगह 3 मोनोसेकेराइड्स प्राप्त होगा तो 4, 3, 4, 5 ऐसे करते चले जाएंगे। अब इसी के एग्जाम्पल में आपका देखिए कहता है कभी कभी ऑप्शन में कि इनमें से कौन डाइसेकेराइड्स का उदाहरण है। यही चीज याद करना होता है, इनमें से कौन डाइसेकेराइड्स का उदाहरण है। यहाँ से मान लो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये सब मिला करके और कहा दिया है कि बताइए एक ऑप्शन में आपका सुक्रोज है, एक में रेटिनोज है, एक में आपका स्टार्च है, एक में आपका स्टार्च है। अब इसमें कह दिया है कि बताइए कि इसमें से कौन आपका डाइसेकेराइड्स है। तो डाइसेकेराइड का एग्जांपल याद करना होगा कि डाइसेकेराइड हमारा क्या होता है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब डाइसेकेराइड्स होते हैं। अब कहा जाता है ट्राइसेकेराइड्स क्या होते हैं? तो ट्राइसेकेराइड्स का उदाहरण क्या चीज? रेटिनोज। फिर यहाँ पे टेट्रासेकेराइड्स है जो यहाँ पे स्ट्रेप्टोज है। फिर यहाँ पे पॉलीसेकेराइड्स का उदाहरण कहता है तो पॉलीसेकेराइड्स का उदाहरण स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोज, ये सभी उदाहरण आ जाते हैं क्या चीज में? पॉलीसेकेराइड। अब कह देता है कि सेलुलोज किस प्रकार के सेकेराइड होते हैं। तो सेलुलोज किस प्रकार के सेकेराइड होते हैं? अब ऑप्शन में आपको थ्योरी में ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि राइट 3 एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, यानी कि 3 उदाहरण देना है किसका? पॉलीसेकेराइड्स का। तो पॉलीसेकेराइड्स का 3 उदाहरण स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोज है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी किसी भी हाल में डिफिनेशन तो आराम से याद हो जाता है लेकिन जरा सही याद करने में दिक्कत होता है, तो इसी पे फोकस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स के बाद एक नोट में पॉइंट लिखेंगे कि पहचानते कैसे हैं, किस आधार पर
कि हमारा ओलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड्स है, ट्राइसैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड्स है, इसको हम किस टेस्ट के माध्यम से पकड़ते हैं? नोट में लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए कहा जाता है कि अगर आपको पता करना है कि कोई कार्बोहाइड्रेट्स डाइसैकेराइड्स है या ट्राइसैकेराइड्स है या पॉलीसैकेराइड्स है, इसको हम कैसे जांच करेंगे? तो मॉलिस टेस्ट के अनुसार इसको क्या किया जाता है? जांच किया जाता है। अब इससे रिलेटेड बाबू शुगर एंड नॉन शुगर से क्वेश्चन आपका यही आता है कि सबसे पहला पॉइंट व्हाट इज शुगर भी पूछ सकता है, फिर कहता है व्हाट इज नॉन शुगर भी आ सकते हैं, फिर कहता है कि डिफरेंस बिटवीन शुगर एंड नॉन शुगर, यानी दोनों में अंतर स्पष्ट करें। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है। अब देखो, तो सबसे पहली बात आपके पास शुगर यानी कि चीनी, शर्करा यानी कि मीठा लगने वाला पदार्थ, समझ गए? तो हमारे घरों में जो चीनी यूज होता है उसे क्या कहते हैं? शर्करा भी कहते हैं, यानी कि एक प्रकार का शुगर है। तो चीनी जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास है, इस कार्बोहाइड्रेट्स से रिलेटेड कुछ बातचीत ऐसे भी होता है कि चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H5O, ठीक है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा कि जो शुगर होता है एक प्रकार का क्रिस्टलीन सॉलिड होता है, यानी कि चीनी एक प्रकार का क्या है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। फिर कहा जाता है कि इट इज सोलुबल इन वाटर, यानी कि चीनी पानी में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। अब पानी में जब घुलता है चीनी, तब यहीं से आपका प्राप्त होता है क्या चीज? आपका शुगर से प्राप्त होता है ग्लूकोज और एक चीज लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब कहा जाता है कि इसको मीठा, यानी कि इसका टेस्ट कैसा होता है शुगर का? तो ये मीठा होता है, टेस्ट इज स्वीट। अब कहा जाता है नॉन शुगर, अशर्करा। जो अशर्करा पदार्थ होंगे, यानी कि अशर्करा पदार्थ कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा पदार्थ जिसका चीनी से गुण क्या हो? अलग हो। यानी कि ये पदार्थ जो होते हैं एक प्रकार का क्या होता है? अमोर्फस सॉलिड होते हैं, यानी कि नॉन शुगर इज ए अमोर्फस सॉलिड, इट इज ए इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। इट इज ए टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। जैसे मान लो कि एक जगह चीनी दे दिए है, एक जगह मीठी दे दिए है। अब बताओ दोनों में कौन शुगर होगा, कौन नॉन शुगर होगा? मीठी नॉन शुगर हो जाएगी और चीनी आपका शुगर हो जाएगा। देखिए ना, चीनी आपका क्रिस्टलीन सॉलिड के रूप में, ये अमोर्फस सॉलिड के रूप में होता है। ये मीठी है तो पानी में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, फिर ये टेस्टलेस होता है, मीठी का कोई स्वाद होता है नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका शुगर और नॉन शुगर से जैसा समझ लीजिए। ये व्हाट इज एल्डोज, क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यही रहता है भैया। ये एल्डोज किसे कहते हैं? तो एल्डोज में कुछ नहीं, बस ऐसे समझ लो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो मोनोसैकेराइड के रूप में टूटेंगे, और उस मोनोसैकेराइड में अगर अल्डिहाइड की मात्रा उपस्थित होती है तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि वो किस प्रकार का मोनोसैकेराइड होता है? एल्डोज होते हैं। यानी कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स को पानी में डाले और पानी में डालने के बाद वो टूट गया क्या चीज में? अल्डिहाइड के रूप में, तो डायरेक्ट कहेंगे कि वो क्या बना? एल्डोज। अब देखा जाए वैसा मोनोसैकेराइड्स जिसमें अल्डिहाइड की समूह उपस्थित होता है। जैसे आप देखिए, अगर आपके पास कोई एंडोट्राइसेस रहे, ट्राइसेस रहे, तो C3H6O3, इसका मतलब कि ये पानी में अगर इस रूप से रहता है तो इसका नाम क्या हो जाते हैं? ग्लाइसरेल्डिहाइड होता है। एल्डोटेट्रासेस C4H8O4, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्डोस बोलते हैं या ट्रेसिस बोलते हैं। अब एल्डोपेक्टेस यानी कि C5H10O5, जिसको रिवोज कहा जाता है। यहाँ से एक चीज लिख लेना कि रिवोज का सूत्र क्या होता है? C5H10O5। जाइलोज को हम लोग इसी नाम से जानते हैं और ये इसको नाम से क्या जानते हैं? डाइलोज। अब कहा जाता है C6H12, जिसको हम लोग एल्डोहेक्सोज के नाम से जानते हैं। तो ग्लूकोज एक प्रकार का कैसा हमारे पास एक्सपोज होता है?
C6H12O6 जिसको हम ओलोज तथा लैक्टोज के नाम से भी जानते हैं, सॉरी गैलेक्टोज के नाम से जानते हैं। तो ये सभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कहा जाता है कि एक प्रकार का क्या चीज है, एल्डोज की उपस्थिति होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि रिबोज का सूत्र क्या होता